और आज सबसे पहले जो हमारे एक राजनेता थे माननीय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, उनके लिए मैं बहुत क्षुब्ध हूँ उनकी डेथ को लेकर के। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अब 6800 के संबंध में मैं अपनी बात रखती हूँ। कुछ लोगों के सवाल भी होंगे और जवाब भी दिए जाएंगे। सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि कुछ लोग लखनऊ में ये कहते हैं कि लखनऊ में आके बैठो, संघर्ष करो, उसके बाद में सवाल जवाब करना या उसके बाद में सहयोग लेना, उसके बाद में वकील उतारना कोर्ट में। अब ये बताइए कि हम अगर लखनऊ में ही बैठ के अगर लड़ाई होती है, चलिए हम मान लेते हैं कि हम लखनऊ में आके बैठ जाएंगे, तो क्या हम दो चार लोगों के बैठने से हम ही लोगों से संघर्ष होगा? जब दिव्यांग भाइयों को विजय भाई ने, हमारे बड़े भाई साहब ने बुलाया था एससीईआरटी पर 12 जुलाई को, ये बोला था कि आप दिव्यांग भाई सब लोग चले आइए, आपके दोनों टाइम के खाने का इंतजाम हम लोग कर लेंगे। तो वो लोग बेचारे गए दिव्यांग भाई वहाँ पर। वहाँ जाने के बाद विजय भैया ने बोला कि नहीं, हम आपके 2 टाइम के खाने का इंतजाम तो नहीं कर पाएंगे, हम 1 टाइम का खाना आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उन्होंने बोला, मथुरा के जो मनु भाई हैं उनसे बात हुई थी, वो सब लोगों को लेके गए थे, करीब 10-12 लोगों को। तो बोला कि अच्छा ठीक है, चलिए 1 टाइम के खाने का इंतजाम करवा दीजिए। वो 1 टाइम के खाने पे ही राजी हो गए। के खाने पे राजी होने के बाद क्या हुआ, जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो हमारे विजय भाई ने 4 दिन तक उनके ना तो कोई खाने का इंतजाम किया, रहने का तो छोड़ ही दो, बेचारों ने कहा था कि कहीं भी हम रहने का एडजस्ट कर लेंगे। ना उनके खाने का इंतजाम किया, ना उनके रहने का इंतजाम किया। 4 दिन तक ये भी नहीं देखा कि हमारे दिव्यांग भाई कहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये लोग लाइव में आकर बोलते हैं। वैसे धरना करने वालों का, मैं जो लोग वहां इको गार्ड बैठे हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ कि संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन रोज रोज एक ही बात लाकर मैं इस बात को बहुत दिनों से बोलना चाह रही थी लेकिन नहीं बोल रही थी, क्योंकि सबका अपना अपना संघर्ष होता है। सब लोग 6800 के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब मैं पूरे प्रदेश से एक बात पूछना चाह रही हूँ, क्या जो 4 लोग बैठे हैं सरकार उनसे ही दबाव में आएगी कि हमारे दिव्यांग भाई जो एससीईआरटी पर धरने में बैठते, क्या उनसे दबाव नहीं बनता? क्या वो हमारे लिए संघर्ष नहीं था? क्या जो पब्लिक का पैसा लोग दे रहे हैं वो दिव्यांग भाइयों के खाने में अगर खर्च होता, अगर वो लोग धरने में बैठते, तो क्या वो दिव्यांग भाइयों के लिए पैसा यूज नहीं किया जा सकता? क्या विजय भाई जिसे चाहेंगे उसे धरने में बैठाएंगे, उसी को खाना खर्चा दिया जाएगा 2 टाइम का? जो रोज लाइव में आके चिल्लाते हैं कि आओ लखनऊ में संघर्ष करो, हमारे दिव्यांग भाई धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं, उनके 2 टाइम के खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। 50-60 लाख रुपया आने के बाद उन्हें 1 रुपया नहीं कोई दे पा रहा है कि उनके लिए मतलब खाने का इंतजाम हो जाए, जो वो लोग धरने पे बैठ सकें। क्या वो 10-12 लोग एससीईआरटी पर बैठेंगे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सरकार पर? बिल्कुल पड़ेगा। लेकिन नहीं, उन्हें अपने गिने चुने लोग बैठाने हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करना है। और अभी जब धरना हुआ था पिछली बार, लोगों को बुलाया गया, हमारे 1-2 दिव्यांग भाई इको गार्डन में रात को भूखे पेट सोए थे। क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी 50-60 लाख रुपया लेने के बावजूद कि उन्हें दो लोगों को खाना तक खिला पाते ये लोग? लेकिन नहीं, उन्हें बस अपने मनपसंद लोगों के खाने का इंतजाम करना है। उनके मनपसंद के लोग जो उनकी बात मानेंगे, उन्हीं लोगों को वो धरने पे बैठाएंगे। और कोई जाएगा तो वो संघर्ष नहीं है। उनके लोग करें तो संघर्ष है, हम लोग करें तो वो संघर्ष नहीं होगा। मैं बस पूरे प्रदेश से यही जवाब जानना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि लखनऊ में आओ संघर्ष करो, आप संघर्ष नहीं। संघर्ष करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन उनके 2 टाइम के खाने का इंतजाम भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। जितना पैसा आया सब अपनी जेबों में रख लिया। तुम्हारे 4-6 लोग इको गार्डन में बैठे हैं, बस वही संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ही तुम यूज करोगे। पब्लिक का पैसा क्यों नहीं दोगे दिव्यांग भाइयों को? उनके खाने पे क्यों नहीं खर्च होगा? तुम्हारे अकाउंट में चला गया पैसा तो तुम जिसे चाहोगे उसे धरने पे बैठाओगे, उसके लिए खाने का इंतजाम करोगे। हमारे दिव्यांग भाई बेचारे ऐसे हैं, अभी 2 दिन के लिए गए थे तब भी भूखे सोए थे। और कल जो अमरेंद्र ने आके लाइव में बोला है दिव्यांगों के लिए कि टेढ़े मेढ़े पैदा हुए हो तुम, हमें क्या टेढ़ा, वो टेढ़े मेढ़े पैदा हुए हैं वो तो भगवान ने उनके साथ किया है, ठीक है। लेकिन आप तो सीधे पैदा होकर भी चंदे का पैसा खा रहे हो, कहीं कमा के नहीं खा रहे हो जाके। आज के अलावा दिव्यांग भाइयों के लिए या महिलाओं के बारे में कुछ बोल मत देना। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ महिलाओं को लेके, दिव्यांगों को लेके, किसी पे भी कोई भी आता है मुंह उठा के कुछ भी बोल के निकल लेता है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं बोलने के लिए, सोशल मीडिया पर इतनी जल्दी मैं आती नहीं हूँ। खुले मन से आके उन्होंने बोला है टेढ़े मेढ़े। वो गलत क्या बोल दिया दिव्यांग भाइयों ने? अगर तुमने चंदा खाया है तो तुम्हारी, कहती हूँ कि जो भी दिव्यांग भाइयों का और जो भी 6800 का चंदा खाएगा उसकी साथ पूछते हैं क्या उसके बच्चे भी विकलांग हो जाए? मैं कहती हूँ मुझे 2 गालियां कौन सा देगा? जितना ही कुछ ना कहो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं।
अभी 50-60 लाख रुपया आया था, उसमें से 5 लाख रुपया बाहर कहाँ भाई गुप्त दान दिया गया है, जो आज तक किसी को नहीं दिखा है। बाहर के रास्ते पे ज्वाइनिंग हो रही थी, वो तो हो नहीं पाई। अब वो गुप्त दान बता दिया जाए हमें कहाँ दिया गया है। वो गुप्त दान भैया लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो गुप्त दान संदीप दीक्षित को जी को फीस के रूप में पेमेंट कर दिया जाए। और कुछ लोग आयोग वालों के पास आया, दोनों लोग मिलकर के संदीप दीक्षित जी को फुल पेड कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता कि तुम ही 2 लोग कहीं गुप्त दान देने गए थे और सब सारे लोग बेवकूफ हैं। और मुझे सब पता है किसने कितना कितना रुपया आया था, कहाँ नहीं आया था। और मैं पूरे प्रदेश के सामने आज कहना चाहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं एलपी मिश्रा फुल पेड है, फुल पेड है, मैं कह रही हूँ फुल पेड नहीं है। सिर्फ 9 लाख रुपया एलपी मिश्रा जी को दिया गया है, उसके बाद में 5.5 लाख रुपया संदीप दीक्षित जी को दिया गया। इसके अलावा जितना पैसा आया 40-50 लाख हमें नहीं पता कहाँ गया कहाँ नहीं गया, कौन सा गुप्तदान कहाँ दिया गया, बाहर के रास्ते पर कहाँ दिया गया हमें नहीं पता, और आज तक किसी को बताना भी नहीं चाह रहे हैं। जब अभी इन्होंने मनोज भाई ने एक दिन वीडियो बनाई थी, ये बोला था कि हम लोग अकाउंट जारी करने वाले हैं, आप लोग हमें बता दीजिए, हम लोग अकाउंट जारी करें, आपके पास पैसा है आप संदीप जी को हमें प्रोवाइड करवाएंगे। उसका कोई जवाब नहीं आया। शाम को वो लाइव आते हैं, एक बुलबुल भाई साहब, वो आके बता जाते हैं 1 लाख हमारे अकाउंट में पड़ा है, 50 लाख अंशुमान के अकाउंट में पड़ा है, बस यही रुपया बचा है। मतलब क्या तुम हम लोगों को पागल समझते हो? 50-60 लाख रुपया आया और आप ये कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपया पड़ा है। बिल्कुल ही पागल समझ रखा है लोगों को। 6 लाख कौन सा बाहर के काम पे गया है, जरा हमें बताया जाए। किसी का मकान बन रहा है, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अजब ड्रामा बना रखा है। और लोगों को इमोशनली करने के लिए 4 लोगों के बीच इको गार्डन में जाके, आज ही इको गार्डन वालों की ज्यादा याद आ रही है। अभी 6 महीने से कभी फोटोबाजी नहीं हुआ था इको गार्डन में जा जाके। अब वहां जाते हैं रोज इको गार्डन में और वहां का लाइव दृश्य दिखाया जाता है लोगों को इमोशनली करने के लिए। हमारे दिव्यांग भाई बहुत दिन से धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं उनके 2 टाइम के खाने का इंतजाम किया गया? करो खाने का इंतजाम, वो तो SCRT पर बैठने के लिए तैयार हैं। मतलब तुम करो वो संघर्ष है, दिव्यांग भाई करेंगे वो संघर्ष नहीं होगा, उससे नियुक्ति नहीं होगी, उससे सरकार पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। उतना झूठ बोला जाए, उतना लोगों को बरगलाया जाए जितना लोग बहकावे में आ जाएं। आज तक 6 लाख रुपए का पता नहीं चला कि कहां पर गुप्तदान दिया गया है। लोग पूछ लें तो तुम आके उन्हें गाली दोगे, टेढ़ा मेढ़ा बोलोगे। तुमने ही सीधे पैदा होके कौन सा बड़ा काम कर लिया सिर्फ चंदा के अलावा? अपने आप 2 टाइम का कमा के भी नहीं खा सकते हो, उन्हीं लोगों की उससे तुम खा पी रहे हो, टेढ़े मेढ़े लोगों की बदौलत। दूसरी बात, विक्रम भाई उस दिन कह रहे थे, लाइव आए थे कि मैं गया था इको गार्डन में, मैंने लोगों के संघर्ष को देखा है, लोग रूखा सूखा खाते हैं। ये बताओ विक्रम भाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब तुम वहां पर थे और जब तुम्हारे सामने रूखा सूखा खिलाया जा रहा था, जो अभी 60 लाख रुपया आया, ये कब काम आएगा? और जब हिसाब दिया जाता है तो धरने के लोगों का उसमें काटा जाता है पैसा कि इतने लोग धरने में बैठे, इनके रूम का इंतजाम, इनके खाने पीने का ये खर्चा, फिर रूखा सूखा क्यों खिलाया जा रहा है? मैं तो होती तो उसी टाइम रूखा सूखा खाना फेंक देती और कहती कि इनके लिए अच्छा VIP खाना मंगवाओ। जब 50 लाख रुपया रखे बैठे हो, जब धरने के नाम पर भी रुपया लेते हो कि इनका यहाँ खर्च हुआ, तो उन्हें खाना क्यों नहीं 2 टाइम का दिया जा रहा है? रूखे सूखे का क्या मतलब है? लोगों को बेवकूफ किया दिखाया जाता है इमोशनली करने के लिए। एक भाई साहब है, वो बोलेरो से आटा लेके आए थे 2 किलो, 4000 का डीजल फूंक के 2 किलो आटा लाए और लाइव में दिखा रहे थे हम आटा लाए हैं। मतलब इमोशनली करने के लिए कुछ भी बोलेंगे, इतना ही स्तर गिरा देंगे। मतलब लोगों को दिख नहीं रहा है 2 किलो इतने का है, 2000 का डीजल फूंक के तुम 10 किलो आटा ले जा रहे हो 500 रुपए का। इतने ही वो हो शुभ चिंतक तो फोन पे से ट्रांसफर मार देते 1000 रुपए। तो लोगों का ही पैसा फूको डीजल में और लोगों को इमोशनली करके दिखाओ कि हम ये कर रहे हैं। हद मचा रखी है। और विक्रम जी से मैं पूछना चाहती हूँ, तुम वहां पर थे तो तुमने क्यों नहीं बोला कि भाई इनको रूखा सूखा क्यों खिला रहे हो? बोलना चाहिए था तुम्हें। मैं तो होती, मैं तो बोल देती। नहीं बोलेंगे। और विक्रम भाई आए थे, एक बात और बताई थी आके लाइव में कि संदीप दीक्षित जी के यहाँ पर जब मनोज भाई वो ब्रीफिंग करने के लिए गए थे तो वहां पर कैमरामैन साथ गए थे और वो वहां पर रिकॉर्डिंग करके लाए हैं कैमरामैन जाके। अरे भाई, ब्रीफिंग की क्या रिकॉर्डिंग होती है? तुम्हें उन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम ब्रीफिंग की भी रिकॉर्डिंग करते हो, फिर तुम अंदर मिलने जाते हो, तुम आकर इतना झूठ बोलते हो। और हाँ, एक प्रतिनिधि मंडल की बात आ रही थी उस दिन कि इससे फर्क नहीं पड़ता कौन गया कौन नहीं गया, वो भी हमारे भाई हैं, कोई भी 5 जाने चाहिए। हमें उन लोगों पे भरोसा नहीं है। आज तक वही जाते रहे हैं प्रतिनिधि मंडल में, डेलीगेशन में। क्यों जाएंगे वही लोग?
तुम तो रोज मिलते हो, जब जो नए नए लोग आते हैं वहां धरने में, उन लोगों को क्यों नहीं ले जाया जाता? तुम तो मुख्यमंत्री के यहाँ पर भी मिलके आए थे, तुम पर कैसा भरोसा करें? फाइल टेबल पर पड़ी थी, मुख्यमंत्री जी ने पहले देखा, मुस्कुराए और उनमें से 3 लोगों को पहचाना, कहा हाँ हाँ आप लोग तो पहले भी आए थे, और उन्होंने कहा देखिए आप तो हमारे विभाग के उच्च उसके कर्मचारी हैं, आपके साथ तो न्याय होगा, ये फला ढिमका, बाहर आके मनगढ़ंत कहानियां बना दी गई, लोगों को बेवकूफ बनाया और 40-50 लाख रुपया लूट लिया कि मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल पड़ी थी हमारे जाने से पहले। क्योंकि तुम तो बहुत बड़े वो हो ना, जो तुम्हारे जाने से पहले सीएम फाइल तुम्हारी फाइल टेबल पर रखे बैठे हुए थे। चुपचाप थी मैं, उस दिन से कुछ कह नहीं रही हूँ, किसी बात पे प्रतिक्रिया नहीं दे रही हूँ। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। उसके बाद में वकीलों के नाम पे और पैसा ले लिया। और हाँ, जो कोई ये कहे कि अकाउंट स्टेटमेंट दे दिया, ये दे दिया, तो हम पागल वागल नहीं है, हमें बेवकूफ मत समझना, ठीक है? जिन चिलगोजों को गाड़ी में ले लेके घूमे थे, उनके अकाउंट में रुपया लिया गया था, जो चिल्लड़ गई थी इनके साथ में, उनके अकाउंटों में रुपया लिया गया, मुझे सब जानकारी है। और बहुत से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटरों ने रुपया पचा पचा के बैठे हैं, उसकी भी मुझे जानकारी है। अभी 13 तारीख को सुनवाई हो जाने दो, अभी मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, क्योंकि जो चिलगोजड़ साथ में गए थे ना, जिनके अकाउंटों में पैसा लिया गया और जिन्हें कमीशन मिला है, वही चिलगोजड़ आज हम संदीप दीक्षित के लिए जो ये लोग सहयोग मांग रहे हैं। मैं बस अपनी नौकरी के लिए सहयोग का कह रही हूँ कि संदीप दीक्षित जी फुल पेड़ हो। मैं किसी के लिए चंदा बंदा नहीं मांगती है, सुमन बघेल का भी, ठीक है ना? जरूरत है, आज तक सुमन बघेल ने किसी के पैसों से एक पैसे से पानी नहीं पिया, चाहे वो आयोग टीम हो और चाहे वो धरना टीम हो। कोई आके आज बता दे सिंगल कि हाँ हमने सुमन बघेल को 1 रुपए की, अभी इको गार्डन में गई थी, मेरे चोट लग गई थी धरने में, मैंने संघर्ष नहीं किया है जमीन पे, मेरे चोट लग गई थी, किसी के 1 रुपए की टेबलेट नहीं जानती हूँ मैं कि किसी ने 1 रुपए की टेबलेट दिलवा दी हो। बात करते हैं आके, कुछ भी बोले चले जाएंगे, कुछ भी बोले चले जाएंगे। तुम करो तो संघर्ष है, विकलांग भाई वहां जाके धरने SCRT पे बैठ जाएंगे तो मुख्यमंत्री नाराज हो जाएंगे, तो फिर ज्वाइनिंग नहीं देंगे। और तुम्हारे लोग इको गार्डन में बैठे रहेंगे तो उन 4 लोगों का चेहरा शायद CM जी पहचान गए हैं, अगर वो बैठेंगे तभी ज्वाइनिंग मिलेगी। और विक्रम तुम पागल वागल हो गए हो, क्या बात है? तुम्हारा भी समझ में नहीं आता है कोई सीन हमें। जब इको गार्डन में थे तो तुमने क्यों नहीं बोला कि भाई रूखा सूखा क्यों खिला रहे हो इतना पैसा आने के बाद? अब भी रूखा सूखा खाओगे तो क्या लोग अपनी किडनी विडनी बेच के रुपया दें तब इको गार्डन में बैठे लोग खा पाएंगे? मिनट, एक कॉल आ रहा है। और डेलीगेशन में हमें नहीं विश्वास है, डेलीगेशन में हम जानते हैं अंदर कुछ होगा, बाहर आके बताएंगे। मंत्री जी ने ये बोला है, हम आपके लिए बाहर के रास्ते पे काम कर रहे हैं, सब लोग सहयोग करो, भर भर के, भर भर के। बस लोग बाहर का रास्ता सुनते ही भर भर के सहयोग करने लगते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? उसके बाद में चलो मेरे नाम को लेके प्रदीप भाई ने बोला था। और हाँ, एक बात और, ये बताइए हम तुम्हारा भरोसा क्या करें जब तुम डेलीगेशन का टाइम तक सही नहीं बताए? अंशुमान भाई को सुरेश भाई ने फोन करके बताया कि डेलीगेशन का टाइम 3 बजे का है। हमारे अंशुमान भाई हमारे डिस्ट्रिक्ट से गए हुए थे सुबह को, उसके लिए गए तो अंशुमान भाई सुबह ही बेचारे ने शाम को आए हुए थे, सुबह ही फिर लखनऊ के लिए निकल लिए, 3 बजे का टाइम बता दिया, जबकि इन्हें पहले से पता था कि मीटिंग का टाइम 11 बजे का फिक्स था, 11 से 12 बजे का। इन्होंने जानबूझ के 3 बजे का टाइम बताया कि कोई और लोग अगर डेलीगेशन में आ गए तो अंदर की बातें बाहर चली जाएंगी, क्या फायदा है उसमें? इसलिए ये खुद जाना चाहते हैं। एक कैमरामैन को साथ ले जाएंगे, कोई आगे चल रहा है उसका फोटो आ रहा है, कोई एक पैर पीछे खींच रहा है उसका फोटो आ रहा है, कोई कॉलर टाइट किए हुए, उसमें क्या ड्रामा चल रहा है? 6800 की ज्वाइनिंग के लिए प्रयास कर रहे हो या नेतागिरी चल रही है सबकी? हमने तो आज तक ऐसे कोई देखे नहीं। भर्तियों से संबंधित और भी थे, 90-97 की लड़ाई लड़े थे, जो कैमरामैन भी साथ लेके चलते हो। और फोटो अच्छा आना चाहिए, चाहे डेलीगेशन में कुछ हो या ना हो, भाई भाई साहब फोटो अच्छा आना चाहिए और फोटो पड़ना चाहिए हर जगह। फिर अंशुमान भाई को जब बुला लिया और उनके आने से पहले चुपचाप जाके मीटिंग कराए, फिर आके बाहर मनगढ़ंत कहानियां बता दी। फिर उसके बाद में प्रदीप भाई ने बोला कि चलो सुमन को मत ले जाओ, अन्नू को ले जाओ, तो अन्नू के नाम के लिए कह दिया विजय भाई ने, हाँ ले जाएंगे। कहा अभी मैं अन्नू को कॉल कर लूंगा, हाँ ठीक ठीक, एक महिला चली जाएगी डेलीगेशन में, अभी अन्नू को हम कॉल कर लेते हैं। अन्नू बेचारी को हमने लखनऊ में रोक के रखा था, तो अन्नू बैठी, अन्नू बेचारी फोन पकड़े बैठी रही, विजय भाई फोन करेंगे, हम डेलीगेशन में जाएंगे, मंत्री जी से मिलके आएंगे। विजय भाई ने आज तक उनके लिए फोन नहीं किया। जब तुम लोग इतना झूठ बोलते हो, टाइमिंग सही नहीं बता सकते, तो अंदर की बात क्या तुम सही बताओगे आके खाक? अंशुमान भाई के साथ भी धोखा कर दिया। जब 11 बजे का टाइम था तो तुम बता देते 11 बजे की मीटिंग फिक्स है, अंशुमान भाई के पास टाइम होता जाते, नहीं टाइम होता वो नहीं जाते डेलीगेशन में। हाँ, और आज कुछ चीजें और भी चल रही हैं, कुछ लोग विकलांगों के बारे में बोल रहे हैं, कुछ लोग महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। और महिलाओं के बारे में तो मैं देख रही हूँ कि 1.5 महीने से ही बोला जा रहा है
तो पहले स्टार्टिंग मेरे से हुई थी बोलने को लेकर के। तब ये लोग चुप थे, रंजीत हुए या और भी हुए जो लोग आज बोल रहे हैं, ये लोग चुप थे। अगर उसी टाइम पे तुम इन लोगों का जवाब देते तो क्या आज ये नरमुंडे जो 2 कौड़ी के लोग आके कुछ भी लिखे निकले जा रहे हैं लड़कियों पे, क्या आज इनकी हिम्मत हो पाती कि ये लोग ये लिख पाते लड़कियों के बारे में कुछ भी उल्टा-सीधा? जब मेरे पे बोला गया तो लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा हँसी बना रहे थे कि चलो हाँ, वो सुमन बघेल हैं, हमें क्या लेना-देना? यहाँ पर जातिवाद भी बहुत चल रहा है, उनके बारे में बोला जा रहा है, हमारे बारे में थोड़ी ही बोला जा रहा है। हम क्यों लिखें? और आज थोड़ा-सा उनके खैर वो भी महिलाएँ हैं, मैं उनके साथ हमेशा खड़ी खड़ी हूँ। शान और रीना के बारे में जिसने भी गलत बोला या लिखा है, उसके खिलाफ मैं तो कहूँगी दोनों बहनें आगे आकर के एफआईआर दर्ज करवाएँ और मैं उनके साथ में हमेशा खड़ी मिलूँगी और हमेशा खड़ी थी। जिसने भी ये कृत्य किया है, जिसने भी उन पर एलिगेशन लगाए हैं या जो कुछ भी बोला गया है, वो जाएँ तत्काल उन पर एफआईआर दर्ज करवाएँ। मैं उनके साथ हमेशा साथ खड़ी हूँ। महिलाओं के बारे में कोई कुछ भी बोल के निकला जा रहा है। अभी मैं अपने टेलीग्राम के पर्सनल अकाउंट पे जो मेरे पे मैसेज लिखे जा रहे हैं, अभी मैं उस पे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी तो तुम लोग पढ़ भी नहीं पाओगे उन्हें कि कैसे कैसे महिलाओं के बारे में पर्सनल आके अकाउंट में लिखा जा रहा है। और मैं उस लड़के का नाम भी जानती हूँ कौन ये सब कर रहा है, लेकिन अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ। अभी बस एक ही समय की मांग है कि 13 तारीख को कैसे भी करके हमें अपना कोर्ट रूम में वकील पहुंचाना है और अपनी पैरवी अच्छे से करवानी है। किसी का किसी से भी रिश्ता जोड़ दिया जा रहा है, किसी का किसी से भी। जो 2-4 लड़कियां संघर्ष कर रही हैं बेचारे की, और आज एक महाशय ने तो फोन करके ये भी बताया है कि जिन लड़कियों पे एलिगेशन लग रहे हैं वो लड़कियां चुपचाप बैठ जाएं। क्यों भाई, तुम लड़के ही लड़ना जानते हो, लड़कियां लड़ना नहीं जानती, हम क्यों चुप बैठ जाएं? नहीं बैठ रहे चुप, हम तो संघर्ष करेंगे और संघर्ष करना जानते हैं। आज के अलावा ये बात ना कोई कह दे, जो भी जिसने भी कहा है वो समझ रहा होगा कि जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं वो लड़कियां शांत अपने घर में बैठ जाएं। क्यों बैठ जाएं? हमारी नौकरी की बात है, हम तो लड़ेंगे। और कोई एलिगेशन बोले और कुछ बोल के दिखाए लड़कियों के बारे में, सीधी एफआईआर होगी अब की बार। और मेरे बारे में तो बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोला जा रहा है। और वो एक रवेदार वाले भैया हैं, उनकी वजह से तो पूरी भर्ती बेकार हो गई है। वो अपने आप को बहुत पाक साफ समझते हैं। वो कहते हैं मैं किसी के 1 रुपए का वो नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, फलाना नहीं हूँ। जब ये लोग कभी कभी कहते हो ये लोग सही हैं, पहले भैया अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए आप रवेदार वाले भैया। कभी ये सही नहीं है, कभी वो सही नहीं है, कभी वो तुरंत सही हो जाते हैं। क्या चल रहा है तुम्हारा? अभी बीच में नई टीम बनाते हुए घूम रहे थे, सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर ज्यादा अब सफाई कोई किसी टीम की देगा तो, इसलिए अपना अपना काम है, वो चुपचाप अपना अपना काम किया जाए, जैसे भी संघर्ष करना हो। अभी मौसम वैज्ञानिक बन रहे थे, देख रहे थे किधर से क्या है, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, हम नई टीम बनाएंगे, ये बहुत गलत है, ये एससीईआरटी पे अलग अलग मिलने जाया जा रहा था। अब वो लोग बहुत गंगा जल से नहा लिए, अब सब अच्छे हो गए। अब उन्होंने एक भी चंदे का पैसा नहीं खाया है। हमें ज्ञान ना दो किसने कितना पैसा खाया, हमें सब पता है। और 13 तारीख के बाद चाहे मुझे लखनऊ में 1 महीने का डेरा डालना पड़े, इस बात की मैं खा के जा रही हूँ। मेरा नाम सुमन बघेल नहीं। अगर मैंने 1 महीने लखनऊ में डेरा डाल के और सारी मीडिया में न्यूज ना चलवाई, आरटीआई डालूंगी कि इतनी 14 अगस्त को मुख्यमंत्री जी से कौन कौन मिला था। और उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने क्या पैसे की डिमांड की थी कि आप हमारे लिए पैसा लेके आओ, जिले जिले जाओ, मीटिंगें करो और कम से कम 1 आध करोड़ रुपया लाओ, तब आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। मैं आरटीआई डालूंगी कि मुख्यमंत्री से कौन कौन मिलके आया था और फाइल कहाँ पे पड़ी थी। ऐसे नहीं मानेंगे अभी ये लोग, इनका बहुत हो गया, बहुत देखते देखते। और उसके बाद में जितना रुपया लूटा, चलो हम फिर भी शांत हो गए, चलो पैसा लिया है लोगों से, कैसे भी लिया है, वो हमारे काम में आएगा। आज वो पैसा भी हमारे काम में नहीं आ रहा है। कहीं गुप्त दान किसी ने दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया। एक पिटीशन डाल के इलाहाबाद में और लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया कि हमारा बहुत अच्छा काम। एक वो बड़े के भैया आए थे, वो बोल रहे थे मेरे पास कुछ ऐसे करके नहीं है कि मैं मार दूंगा और वो हो जाएंगे। जब आप जिलों जिलों में मीटिंग कर रहे थे तब तो आप ये कह रहे थे कि आप ये मतलब मत रखिए, कैसे होगा, कोर्ट से होगा, बाहर से होगा, जैसे भी होगा, आप बस सहयोग करिए भर भर के। एक भैया ने तो इतना बोल दिया घर बेच दो, जमीन बेच दो, पर हमें पैसा दे दो। हम 5 सितंबर नियुक्ति पत्र, 5 सितंबर नियुक्ति पत्र, कहाँ गया तुम लोगों का नियुक्ति पत्र? मैं 1 महीने लखनऊ टिकूंगी और जनता दरबार में डेली जाऊंगी। अगर ऐसे सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई तो 1 महीने में 1 आध दिन तो योगी जी आएंगे ही लखनऊ जनता दरबार में, और अकाउंट की जांच भी करवा दूंगी। और जो जो लोग डेलीगेशन में गए थे आरटीआई डालूंगी उनके भी खिलाफ कि कौन कौन मुख्यमंत्री से मुलाकात करके आए हैं। सबका वो होगा भर्ती। 13 तारीख की सुनवाई हो जाए, जैसे तुम करोगे वैसे ही अब हम करेंगे।
मुझे किसी टीम से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। मेरी नौकरी पे आँच आएगी, मुझे सब पता है भारती पटेल कौन लाया, कहाँ से क्या आया। मुझे कोई बताने की कोशिश ना करे कि भारती पटेल किसने डाली है, कहाँ से क्या हुआ और कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुझे सबका पता है, एक एक चीज की हकीकत पता है। मैं किसी टीम बीम के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं तो बस ये कहूंगी कि अभी समय की मांग। और हाँ, एलपी मिश्रा क्या लग रहा है, इतने बड़े वकील हैं, अगर उन्हें 18 लाख रुपया दिया जाता वो तुम्हारी बहस नहीं करते आकर के? बिल्कुल बहस करते। और वो ये चाहते कि हमें पूरी फीस मिल गई है, फुल पेड हो गए हैं। वो सोचते कि एक दो सुनवाई में इनका मामला निपटवा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है भाइयों बहनों। तुम्हारा पैसा रख लिया गया है, हड़प लिया गया है। बस ये देखा जा रहा है कि एक दो और सुनवाई लगे तो पर डेट के हिसाब से एलपी को ले आए। वैसे भी एलपी मिश्रा अभी तक 2 डेट पर आए हुए हैं, और अब आगे का भगवान जाने क्या है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि संदीप दीक्षित को एक बार फुल पेड करवा लो। ये मेरा हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश वासियों से निवेदन है कि अगर आप लोग नौकरी चाहते हो, संदीप दीक्षित जी से अच्छी कोई भी बहस नहीं करता है। जो लोग कोर्ट रूम में जाते हैं आप उनसे पूछ लीजिए, मेरी बात का यकीन ना हो तो। इसलिए संदीप दीक्षित जी को फुल पेड करना बहुत जरूरी है, चाहे वो 1 डेट में हमारा केस निकलवा दें, चाहे 4 डेट में निकलवा दें। एक बार 1000-1500 का सहयोग करके हम मुख्यमंत्री के टेबल पर फाइल पड़ी उसके नाम से नहीं मांग रहे हैं। ना हमें कहीं बाहर देना है, ना अंदर देना है, ना हमारा कोई गुप्त दान है। हमारा खुला दान है कि संदीप दीक्षित जी को हमें 12 लाख रुपया देना है। बस ये आयोग टीम वाले संदीप दीक्षित जी को 12 लाख रुपया दे दें, फिर इनका भी खाता बंद। अगर ये भी इसके बाद में दोबारा खाता जारी करते हैं तो इनके खिलाफ भी एक फिर एप्लीकेशन दी जाएगी, इनके भी अकाउंट की जांच होगी। मैं किसी टीम में जब तक हूँ, जब तक मेरी नौकरी पे कोई खतरा नहीं है। जिस दिन लगेगा कि ये लोग भी सही नहीं कर रहे हैं, ये लोग भी पैसा खा रहे हैं, चंदा लूट रहे हैं, इनके खिलाफ भी सबसे पहले की जाएगी। सीधी सी बात है। और अकाउंट की जांच तो मैं करवा के मानूंगी। 2-4 चिलगोजे घूमे थे इनके साथ में, उन्हें खूब कमीशन मिला है, खूब पैसा मारा है, और आज के टाइम में वो लड़कों से फोन कर करके कह रहे अरे सहयोग मत कर देना, तुम्हारे तुम्हारे पास तो पैसा हो गया है, तुम तो मजे ले रहे हो। जो लोग 6800 से मतलब हैं वो 8-9 महीने से बेचारे पड़े हुए हैं, उन्हें नौकरी ले लेने दो। तुम्हें विधायक सांसद भैया भौजी से जिससे रिश्तेदारी चलानी है उससे चलाओ, लोगों को बरगलाओ मत। सीधी सी बात है। और उन्हें फोन कर करके बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी अगर संदीप दीक्षित जी फुल पेड हो जाएंगे तो तुम दोबारा अकाउंट नहीं जारी कर पाओगे। और तुम अकाउंट तो वैसे भी तुम्हें हम जारी नहीं करने देंगे। अगर आप किसी में दम हो सिंगल बेंच के लिए कोई अकाउंट जारी करके मुझे दिखा दे, इस बात का मैं खुला चैलेंज दे के जा रही हूँ। करें ये सिंगल बेंच के लिए अकाउंट जारी। अभी आयोग टीम का तो इसलिए ने दिया कि बेचारे 6 महीने से शांत थे, उन्होंने बहुत दिनों से अकाउंट जारी, और उनके खाते में तो पैसा वैसा आया नहीं है, पहले का हमें पता नहीं है। लेकिन अब जो पैसा आएगा उसका हिसाब अगर ये भी इधर से उधर 3-5 करेंगे, कहीं गुप्त दान दिखाएंगे तो इनके खिलाफ भी एक FIR की जाएगी। सीधी सी बात है। यहाँ गुप्त दान गुप्त रणनीति करके लोगों को बरगलाया ना जाए। कल से एक नया सिगूपा छोड़ा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के और अपने समाज के वकीलों के नाम पे। पहले तो तुम ये कहते थे कि UN मिश्रा का आना बहुत जरूरी है कोर्ट में, वो पूरा केस समझे हुए हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा। आज समाज के नाम पे मुड़ गए। क्या बात, जब तुम करो तो अच्छा है, तो वो वकील अच्छे से बात रख रहे हैं, वही वकील ये आयोग टीम वाले कर लें तो नहीं नहीं, वो बात मजबूती से नहीं रखेंगे, वो वहां कोर्ट रूम में जाके बोलेंगे नहीं। तुम करते हो तो बोलेंगे, वो कर लें तो वकील बोलेगा ही नहीं। वाह खूब। लोगों को बेवकूफ बनाने की भी एक सीमा होती है, बेवकूफ बनाना छोड़ दो लोगों को। और एक एक चीज और मैं देख रही हूँ महिलाओं को लेके, तुम जो आज मैसेज कर रहे हो, एक वो वीरेंद्र यादव जी हैं भाई साहब जो इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, उनका मैं बड़ा सम्मान करती थी, उन्हें बड़ा अच्छा समझती थी। आज उन्होंने जो पोस्ट किया है, एक दिन उन्होंने लाइव में आके बोला था प्रदीप बघेल की बीबी के बारे में, क्या वो एक महिला नहीं है? ये बोला था प्रदीप बघेल तो घर पे बैठ के बीबी का सुख ले रहे हैं, कोई अपनी बीवी का सुख ले रहा है, कोई अपने घर में बच्चों के साथ रह रहा है। और एक बात और बोली जाती है, बीवी का पल्लू, बीवी का पल्लू। ये क्या होता है भाई बीवी का पल्लू? वो महिला इस भर्ती में नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो उस महिला को क्यों गाली दी जाती है? थोड़ा महिलाओं का सम्मान करना पहले खुद सीख लो, तब दूसरे को करना सिखाना। आज जैसे पोस्ट चाप दिए हो, पहले खुद तो सम्मान करना सीख लो। बीवी का सुख, कोई अपने बीवी के घर में रहे कुछ भी, तुम क्यों नहीं जाते अपनी बीवी के? तुम चले जाओ, तुमसे किसने मना किया है? कोई मना कर रहा है? और हाँ, जो कल कह रहे थे कि कोई आए मैदान खाली और हमारे दिव्यांग भाई बैठने को तैयार है, तुम्हें दिवाली करवा चौथ जिस किसी को जो कुछ मनाना है तत्काल चले जाओ इको गार्डन से। हमारे और लोग दिव्यांग भाई हैं संघर्ष करने के लिए, बैठने के लिए वहां तैयार। जिसको भी जाना हो, रोना ना रोया जाए आकर के, यूट्यूब पे दिखाया ना जाए सोशल मीडिया पे कि यहाँ कोई बैठने वाला नहीं है। लोगों को सारी चीजें पता होती नहीं, ये क्यों नहीं बताते हो कि लोग तो बैठने वाले हैं, पर उन लोगों को, 2 लोगों को अपने मनपसंद के लोग बैठाने हैं, जो उनके कहे, वो कहें भौंको तो भौंकना स्टार्ट हो जाए, वो कहें ये करो तो वो करना स्टार्ट हो जाए। ऐसे लोगों को वो बैठाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बैठाना चाह रहे दिव्यांग भाइयों को? मैं तो जितने भी धरने में लोग बैठे हैं उन सबसे कहना चाहूंगी कि सब आराम करो जाके अपने अपने घरों पर। और लोग हैं 10-12 लोग हमारे दिव्यांग भाई, वो बैठना चाह रहे हैं, बस उनके 2 टाइम के खाने का इंतजाम हो जाए, रहने का भी वो नहीं मांग रहे हैं। वो AC रूम भी नहीं मांग रहे, वो AC गाड़ी भी नहीं मांग रहे हैं।
उस दिन इतना गंदा लगा, बीबी का पल्लू पहले तुम लड़कियों पे सवाल उठाना पहले तुमने ही शुरू किया है, और आज आयोग टीम वालों को आरोप लगा रहे हो। आयोग टीम वालों ने तो ना कल कुछ कहा था ना आज कुछ कहा था, मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगे, तब आयोग टीम वालों ने ना ये कहा क्यों लगे हैं सुमन पे एलिगेशन, क्यों नहीं लगे, उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला। वो तो इन चीजों को देख ही नहीं पाते बेचारे, नौकरी अपने जॉब करते हैं, वो तो किसी का फोन तक नहीं उठा पाते हैं। वो फर्जी आईडी क्या चला पाएंगे, वो अपनी आईडी नहीं चला पाते हैं। ने तो कल परसों मेरे अकाउंट पे आके किसी ने प्रदीप बघेल का मेरे बारे में कुछ बोला था आके, तो मैंने उनसे बोला था कि देखो प्रदीप भाई, मैं तो आप मेरे भैया हो, मैं आपको भाई बोलती हूँ, देखो ये सब क्या क्या लिख रहे हैं। प्रदीप बघेल भाई की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि एक मैसेज तक लिख देते, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। वो रियल आईडी तो कोई चला नहीं पा रहे हैं, मनोज भाई और राहुल भाई, ये लोग अपने अपने कामों में इतना बिजी। इतना फालतू टाइम तो तुम लखनऊ वालों के ही पास है, और लाइव में आके खूब बोलते हो, मैं तुम्हारे मुंह से खूब सुनती हूँ, बीबी का पल्लू, फलाने का पल्लू, किसी की बीबी किसी के बच्चे, तुम्हें काहे की जलन हो रही है? कोई अपनी बीबी के साथ रह रहा है तो तुम रहो जाके, और जिसकी बीबी नहीं रही है तो वो रहेगा किसके साथ जाके? वो जलन करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसकी बीबी है वो भी बीबी का पल्लू है, उसका समझ में नहीं आता मुझे। आज के बाद कोई कहे ना दे बीवी का पल्लू, फलाने का पल्लू, ढिमके का पल्लू। लड़कियों के बारे में अगर ऐसे घिनौने काम किए जाएंगे और ऐसे बोला जाएगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सीधे एफआईआर करूंगी जा करके। मैं सबकी वीडियो है मेरे पास, सबका मैंने कट कर करके रख रखा है, कौन कौन क्या क्या बोलता है। प्रदीप बघेल से तुम्हारा मनमुटाव हो सकता है, उनसे बोलो। उनकी बीबी पे क्यों जाते हो? मनोज भाई से तुम्हारा मनमुटाव हो सकता है, उनसे बोलो। बीबी पे क्यों जाते हो? बीबी के पल्लू में रह रहे हैं, बीबी के पल्लू में रह रहे हैं। किसकी बीबी पल्लू नहीं डालती है? कुछ नहीं तो कल आके दिव्यांग भाइयों पे बोल दिया कि टेढ़े मेढ़े पैदा हुए हो। तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है कि आके क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, किससे बोलना चाहिए। जो मन में आता है वो बक के चले जाते हो, और फिर सोशल मीडिया पर तुम्हारे लोगों को, अगर दो चार लोग हैं, हम दो चार लोगों को ही तुम बहने समझते हो, तभी तो आज पोस्ट किया। लेकिन जब मेरे बारे में खुलेआम किसी ने बोला था तो सिंगल पोस्ट किसी ने मेरे बारे में नहीं की थी, चाहे वो आयोग वाले हों चाहे वो धरना वाले हों। आज कैसे पोस्ट चाप रहे हो? तुम्हारी टीम में है वो महिलाएं हैं और हम महिलाएं नहीं है। हमारे बारे में कोई बोला था, समय की मांग ये थी कि उसी टाइम सब लोग इकट्ठा होके, और जिसने भी बोला था उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती तो आज कोई भी किसी महिला के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगाता। लेकिन नहीं, तब बड़े मजे आ रहे थे सबको। पहले कहना तो तुम ही सिखाते हो, फिर तुम्हारे चमचे फेक आईडी बना बना के कहते हो, और मुझे सब पता है किसके चमचे की कौन सी फेक आईडी है। एक वो साक्षी राजपूत करके हैं, अन्नू के बारे में जाने क्या क्या बोल दिया, क्यों बोला भाई? और मुझे पता है वो साक्षी राज जो आज इतना वो बन रहा है, नहीं चाह रही हूँ ज्यादा। विभीषण है एक तरह का, जिसकी वजह से आज तक 68 लोग रो रहे हैं। तुम खुलेआम लाइव में आके 50 बार तुम्हारे मुंह से हमने सुना है बीबी का पल्लू, बीबी का पल्लू। ये क्या होता है? जिस किसी को अपनी बीबी के पास जाना है वो चला जाए, दूसरी की बीबी पे कोई सवाल ना उठाए, सीधी सी बात है। हाँ, मेरे समझ में एक बात और नहीं आती, पहले बाहर के रास्ते से नियुक्ति हो रही थी, अब बीच के रास्ते से हो रही है। अब वो थोड़े धीरे धीरे करके किनारे के रास्ते पे पहुंच जाएगी। के रास्ते से ज्वाइनिंग दिलवाते हो, कभी बीच के रास्ते से दिलवाते हो? कोई बाहर का रास्ता है ना कोई बीच का रास्ता है, नहीं है। जिस दिन कोर्ट डायरेक्शन दे देगी उस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। अजब लोगों को पागल बना रखा है किनारे के रास्ते में। अब किसी का कोई सवाल हो तो 1 मिनट मुझसे 2 मिनट पूछ लीजिए। और मैं सभी से हाथ जोड़ के, पूरे प्रदेश से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि एक बार संदीप दीक्षित जी को फुल पेड करवा दीजिए, उसके बाद किसी को 1 रुपया नहीं देना है। करे, सीधी सी बात है। सबकी दुकानें बंद करवा दो एक बार फुल पेड करवा के। और कुछ जिला अध्यक्ष तो ऐसे हैं, इतनी चाटकारिता पे उतर आए, क्यों भाई तुम सपा बसपा की पार्टी चला रहे हो या 6800 की ज्वाइनिंग ले रहे हो कि हम तो भाई लखनऊ वालों की टीम की तरफ से विधायकी का टिकट मिला हुआ है तो हम दूसरे लोग अकाउंट जारी करेंगे, तो हम सहयोग के लिए नहीं करेंगे, वकील के लिए नहीं करेंगे। यहाँ पर तो विधायक सांसद बने बैठे हैं, 6800 के अभ्यर्थी नहीं रह के विधायक सांसद हो गए भाई। अभी उन लोगों ने अकाउंट जारी किया है तो उनके सहयोग की नहीं कहेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ना होके तुम विधायक सांसद हो गए हो। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी अब आयोग वाले चलेगा तुम्हारा। विधायकी सांसदी जिसे लड़नी हो वो लड़ ले जाके, 6800 पे कोई राजनीति ना करे। और जो कहते हो ना 6800 लिस्ट हमारे बच्चे की तरह है, कोई अपने बच्चे को जानबूझ करके दुख में नहीं डालता है। इस 6800 की लिस्ट को फंसाने वाला कौन है मुझे अच्छे से पता है। ज्यादा ये लिस्ट इसीलिए फंसाई गई थी कि ये सोने की मुर्गी, कोई मकान खरीदे
शाम को आके लाइव माहौल बना के थोड़ा टाइट कलर वालर करके 4-6 गालियां बक के और बस आराम से चले जाएं और लोग सुनते रहेंगे, लोग करेंगे नहीं, वो ही रटे रटाए पिछले वाले वाले बयान। हमने ये संघर्ष किया, हम वट वृक्ष के नीचे बैठे, हमने ये किया। तुमने जो संघर्ष किया है उससे अभी तक किसी का भला नहीं हुआ है। जिस दिन भला है उस दिन पूरे प्रदेश में तुम्हारा प्रचार मैं कर दूंगी। अभी अभी उसका वो ना किया जाए ज्यादा, बहुत दिनों से लाइव से और जब भी को सुनते हैं, रोज का लाइव आता है तो 4-6 बार यही बोला जाता है हमने ये संघर्ष किया, वो संघर्ष किया, यहाँ बैठे वहां बैठे, हम वट वृक्ष के नीचे बैठे, ये किया, लाठियां खाई, वो किया वो किया। पहले तुमने क्या किया क्या नहीं किया कोई मैटर नहीं करता है, अभी क्या करना है उस पर बात करो। क्या हुआ, आवाज में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? एक बार कंफर्म करवाइए। आवाज आ रही है अब? अनु जी एक बार कंफर्म करवाइए, आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा आ रही है। हाँ तो मैं यही कहना चाहूंगी पूरे प्रदेश के लोगों से, और जो भी ये घिनौने कृत्य करवा रहा है फेक आईडी बनवा बनवा के, वो प्लीज ऐसा बंद कर दें। किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाएगा, और जो लाइव में आके बोला जाता है पल्लू और ये फलाना ढिकाना, कुछ भी नहीं बोला जाएगा। सीधी सी बात है, महिलाओं के बारे में बोला जाएगा तो फिर अगर मैंने दुर्गा का रूप ले लिया और मैं लखनऊ में का हिसाब किताब पहले हो जाएगा। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ना बुलबुल से डरती हूँ ना किसी और से डरती हूँ। मैं जो डरता होगा वो डरता होगा बुलबुल बुलबुल नाम से, मैं नहीं डरती हूँ। और ऐसा ना हो कि ज्यादा अगर मुझे मुझे परेशान किया गया तो फिर मुझे आज ही लखनऊ के लिए निकल के और पहले यही काम कर लिया जाए, पहले तुम्हारे ही खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दी जाए, सारे अकाउंटों की जांच हो जाए। बिना सहयोग के सांस भी नहीं लेते हो, 24 घंटे सहयोग सहयोग सहयोग, इसके अलावा और कुछ तुम्हारे जुबान पे रहता है? कोई काम करके दिखा दो। और हाँ, मैं खासकर बस इस लाइव के माध्यम से ये पूछना चाह रही हूँ सब लोगों से कि वो गुप्त दान कहाँ दिया गया है, उस गुप्त दान के बारे में मुझे बताया जाए। और हमारे दिव्यांग भाई धरने पे बैठने के लिए तैयार हैं, अगर उनके कोई 2 टाइम के खाने का इंतजाम कर दे तो वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग इको गार्डन में बैठे हुए हैं 6-7 महीने से बैठे हुए हैं, वो लोग भी थक गए हैं, वो लोग अपने अपने घरों को जाएं, रेस्ट करें। नए लोग हमारे बैठने के लिए तैयार हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लो। किसी का कोई सवाल हो तो वो मेरे से पूछ ले, नहीं तो फिर मैं इस लाइव सेशन यहीं पे खत्म करती हूँ। मेरे बारे में तो विक्रम जी के, मेरी भी कोई बात झूठ माने, विक्रम जी के टेलीग्राम पे जा जाके जाने क्या क्या लिखा गया है मेरा नाम लेके। एक वो रवि भाई हैं इधर मिर्जापुर साइड के, उनके टेलीग्राम पे जाके एक फेक आईडी बना के, एक महान आदमी है जो विभीषण हैं, उन्होंने फेक आईडियां बनाई हैं टेलीग्राम पे अकाउंट से, उनके उनके यहाँ जाके मेरे बारे में उल्टा सीधा लिखा, मेरे टेलीग्राम पे आके उल्टा सीधा लिखा, प्रदीप भाई के टेलीग्राम पे उल्टा सीधा लिखा। नया ही ट्रेंड चला लिया है कि कोई महिला आगे आएगी तो उसे ये बोल के चुप करा के बैठा जाएंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है। ये बात जितनी जल्दी दिमाग से निकाल दो उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। किसी का कोई सवाल अवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ डेली लाइव आएंगे। खान इरशाद जी बोल रहे हैं कि दीदी दोनों टाइम लाइव आया करो। हम बिना फालतू में, हमारा ये आदत नहीं है ज्यादा पब्लिसिटी करना और वो करना। अभी धरने में गई थी अधिकारियों के यहाँ डेलीगेशन में भी हमें फोटोबाजी करना और ज्यादा ये करना सब हमें पसंद नहीं है। जब आज ज्यादा ही सर से पानी उतर गया, हमने देखा हमारी जो 2 बहनें हैं बेचारी सान रीना इतना संघर्ष की सड़क पे, उनके बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं। कल मेरे बारे में लिखा तब वो चुप थी, उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। आज उनके बारे में बोला जाएगा तो किसी किसी भी महिला के बारे में 6800 के हर व्यक्ति के साथ हूँ। अगर किसी के भी बारे उल्टा सीधा किसी के बारे में बोला जाएगा, और मैं तो ये भी कहना चाहूंगी लाइव के माध्यम से उन दोनों लोगों से कि वो जाएं और तत्काल एफआईआर दर्ज करवाएं। 6800 जब होगा तब होता जाएगा, किसी की इज्जत से प्यारा कुछ भी नहीं है। हाँ बोलिए बबलू माँ, क्या कहना चाह रहे हैं? दी मंत्री जी से क्यों आयोग वाले मिल लेते हैं? मंत्री जी से
मैं समझी नहीं, दोबारा आप टाइप करके भेजिए मुझे। अच्छा, मंत्री जी से आयोग वाले क्यों नहीं मिले थे? मैं बताऊँगी, इसका जवाब दूँगी। ऐसा था कि उस दिन जब धरने में आए थे तो प्रदीप भाई की तबीयत खराब थी, तो वो अपने घर के लिए निकल गए थे, उनकी ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई। उनके साथ मनोज भाई भी चले गए थे और इधर ये राहुल भाई भी अपने घर चले गए थे। तो फिर प्रदीप भाई ने विजय भाई के लिए फ़ोन किया था कि हमारी तरफ से सुमन मेरा नाम दिया था कि इन्हें ले जाओ डेलीगेशन में, तो विजय भाई ने मेरे नाम के लिए मना कर दिया कि उन्हें नहीं ले जाएँगे। वो उनके मना करने का क्या इश्यू था मुझे नहीं पता। तो फिर प्रदीप भाई ने अन्नू जी का नाम दिया कि उन्हें ले जाओ, तो प्रदीप वो विजय भाई उनके नाम पे सहमत हो गए कि हम उन्हें ले जाएँगे, फिर उन्हें भी नहीं ले गए। अंशुमान का नाम था, उन्हें भी नहीं ले गए। अब जब नहीं ले जाया जा रहा है तो फिर आयोग आयोग में वही 3 लोग हैं, क्या आयोग टीम से कौन जाएगा इसे विजय भाई डिसाइड करेंगे या फिर प्रदीप भाई डिसाइड करेंगे? प्रदीप भाई ने जो नाम डिसाइड करके दिया था वो नहीं ले गए थे। आयोग वाले जाने के लिए कहाँ मना कर रहे हैं? हाँ, दोबारा टाइम लिया जाएगा। मंत्री जी हमारे यही डिस्ट्रिक्ट से, अलीगढ़ से हैं, जब भी आएँगे मैं मिलने जाऊँगी और आज तक मैं अपना बता दूँ मंत्री जी से कम 8-10 बार मिल चुकी हूँ। हाँ, दोबारा टाइम लिया जाएगा और भी किया जाए। और आयोग टीम वालों से भी मैं कहना चाहूँगी कि अकाउंट जारी कर दिया है, पैसा आ रहा है, सिर्फ वकील लाने से ही नहीं होगा। मैं धरने के बिल्कुल फेवर में हूँ, टाइम टाइम पे वहाँ धरना होना चाहिए। और जो मैंने देखा है धरने में कुछ भाइयों के तो कपड़ों की प्रेस नहीं बिगड़ती है, आराम से कॉलर पॉलर पीछे करके आराम से घूमते रहते धरने में। ऐसे धरना कब से होने लगा है? जनता पागल है। हम लोग धरने में लाठी खा रहे हैं, पिट रहे हैं। उस दिन इको गार्डन में बड़के वाले भैया आराम से बैठे हुए थे, एक भाई साहब का पता ही नहीं था कहाँ है, और एक इधर से आयोग टीम वालों की तरफ से प्रदीप भाई को बुखार आ गया और कोई अपने काम से चला गया, कोई कहीं, वहां पिट रही थी जनता, चिल्ला रहे थे, हम लोग लाठी खा रहे थे हम लोग। और नाम करते हो, धरना बुलाने से ही तुम्हारा नाम हो गया, हमने धरना बुला दिया, धरना हो गया, उसे कोई लीड करने वाला भी नहीं था। और आयोग टीम वालों से भी मैं कहना चाहूंगी, सोचो कि अकाउंट जारी कर दें और वकील पहुंचाते रहे कोर्ट में और आराम से अपने घर बैठा रहे, तो ऐसे नहीं चलेगा भैया, संघर्ष करना पड़ेगा तुम लोगों को भी। मैं किसी का कोई पक्षपात नहीं कर रही हूँ। जब धरना होता है तो आयोग टीम वाले दिखाई नहीं देते हैं, ये बात सच है, इसमें कोई कोताही नहीं है ना। थोड़ा कपड़ा वपड़ा पहन के जाते हैं, आराम से प्रेस रेस के घूमते रहते हैं, ठीक ठाक आए और धरना आराम से लीड करें आकर के। आयोग वालों से भी कहना चाहूंगी। और हाँ, 13 तारीख को कोर्ट में डेट लगी है, उस दिन करवा चौथ है, तो आयोग टीम वालों से भी कहना चाहूंगी, कोई ये इशू नहीं होना चाहिए कि भाई करवा चौथ है हम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज करवा चौथ है इसलिए हम नहीं जाएंगे, वो लोग चले जाएंगे। इस बात का इशू नहीं होना चाहिए। लोगों ने आप पर भरोसा करके सहयोग कर रहे हैं, करवा चौथ हो चाहे कुछ हो, शाम तक अपने अपने घर आ जाए, सुनवाई के दिन कोर्ट में मौजूद रहने चाहिए, सीधी सी बात है। चाहे तुम्हारा काम हो चाहे कुछ हो, 1 महीने में अगर 5 दिन अपनी नौकरी के लिए नहीं दे सकते तो अभी भी घर बैठ जाओ चुपचाप। लोग तुम्हें ला रहे हैं, लोग इसलिए एक विश्वास करके ला रहे हैं, जमीन पे भी संघर्ष करना पड़ेगा। जब धरने की जरूरत होगी तो तुम लोगों को धरना भी करना पड़ेगा। इस चीज से नहीं भाग सकते कि हम बस अकाउंट जारी कर दें, बस कोर्ट का केस लड़े। हम जानते हैं कोर्ट से भी होगा और धरने की भी जरूरत है। मैं धरने का बिल्कुल विरोध नहीं करती हूँ। हाँ, नए-नए कपड़े खरीदते हैं, मैं पता है, 3-3 हज़ार की टी शर्ट पहनी जा रही हैं और 10-10 हज़ार के जूते पहने जा रहे हैं। ये प्राइमरी में मास्टर थोड़ी, ये बताओ कि जो उसमें प्राइमरी में टीचर बनेगा वो अपनी सैलरी से 3 हज़ार की टी शर्ट और 5 हज़ार की जीन्स और कम से कम 1.5-2 लाख का मोबाइल और उसके बाद में 10 हज़ार के जूते, ये प्राइमरी की जॉब से तो संभव है नहीं। ये तो भाई विधायक मंत्री जो करोड़ों लूटे बैठे हैं ना, सब लोगों को बेवकूफ बनाए हैं। इस भर्ती से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, हो या वो ना हो, उन्होंने तो करोड़ों का इंतजाम कर लिया है। वो सोच रहे होंगे कोई चुनाव बनाम आएगा, किसी पार्टी से टिकट ले लेंगे, उनकी तो जय सिया राम। और अधिकारियों से भी इतने अच्छे उन्होंने वो कर लिए हैं, जा जाके मिलते हैं वहां पर। बात क्या होती है अधिकारियों, हम डेलीगेशन के लिए क्यों कहते हैं हम भी साथ जाएंगे, मंत्रियों के यहाँ जाते हैं। हाँ देखिए हमारे पीछे कितने, धरना बुलाने का इनका मतलब ये रहता, देखिए सब हमारे पीछे बहुत लोग हैं, हमें कहीं पार्टी में सेट करवा लीजिए, बस वहां पर जाके ये बात होती है। कोई कोई पानी का ठेका लेने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, सब अपनी अपनी जुगाड़ से जाते हैं और बाहर आके फोटो डाल देते हैं। मंत्री जी से 6800 के संबंध में वार्ता सफल, बहुत सुखद, सकारात्मक। आज तक सकारात्मक ही समझ में नहीं आया है, सकारात्मक होते होते इतना नकारात्मक हो गया, लोग समझ ही नहीं पाए कब नकारात्मक हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ सकारात्मक था, फिर भी नकारात्मक हो गया। ऐसे ही मंत्री जी के यहाँ आए थे, बताओ, जब तुम दिन रात लखनऊ में रहते हो 24 घंटे, तो तुम्हें अलीगढ़ में आके मंत्री जी से मुलाकात करने की क्या जरूरत पड़ गई? और उस दिन मंत्री जी थे लखनऊ में, इतना लोगों को बेवकूफ बनाते हो, 20,000 रुपया गाड़ी में फूक के यहाँ आए अलीगढ़।
हद है। मुलाकात, और मुलाकात नहीं हुई फिर भी आके आप बाहर आके एक फोटो डाल दिया जाएगा ताकि लोग थोड़ा ठीक ठाक माहौल बना रहे, थोड़ा पैसा देते रहें। ये फोटोबाजी इसीलिए होती। मंत्री जी से मुलाकात सकारात्मक, बहुत ही बहुत जल्द काम होने वाला है, बस भर भर के सहयोग करते रहो, सहयोग करते रहो इनका। किसी का मकान, किसी का, वो सारी चीजें मेरे संज्ञान में है। 13 तारीख की डेट लग जाए, सुनवाई हो जाए, उसके बाद में चाहे 1 महीने मुझे लखनऊ रहना पड़े और चाहे पूरी मीडिया में छपवाना पड़े, लेकिन अकाउंट की जांच करवा के मानूंगी मैं। इनका बहुत हो गया, बहुत दिनों से मैं इनकी वो देख रही हूँ। हाँ, मंत्री जी से बबलू वर्मा मुलाकात की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। चलिए ठीक है, फिर मैं अपना लाइव सेशन यहीं पर खत्म करती हूँ। सभी साथियों को नमस्कार।